हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम एक्सरसाइज 4.1 पढ़ रहे थे, उसका हाफ इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट करवाया था और एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए थे और आपको बोला था कि एक दो क्वेश्चन इसका छोड़ दीजिए, इसका इंट्रोडक्शन का कुछ पॉइंट रहते हैं बताने जो को अगर वो पॉइंट आप कंप्लीट करते हैं, वो कंसेप्ट आप कंप्लीट करते हैं, तभी आप इन क्वेश्चनों को निकालेंगे। तो जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताए थे वो थे माइनर, कोफैक्टर, सारस डायग्राम, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आज हम इस वीडियो में वो जो बाकी के सारे कंसेप्ट के पॉइंट रहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में है क्या माइनर, कोफैक्टर, ये किस तरीके से हम निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं माइनर। मैंने यहाँ लिखा है माइनर्स कि एक मैट्रिक्स में आप माइनर्स कैसे निकालते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं। ये बिल्कुल इजी सा है, आप डिटरमिनेंट में इसको सोल्व कर चुके हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में माइनर है क्या। अब माइनर की डेफिनेशन समझते हैं। अब यहाँ देखिए, लेट ए इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे का मीनिंग क्या है कि यहाँ जो नंबर ऑफ रो और कॉलम है वो कुछ भी हो सकता है। बी ए स्केयर मैट्रिक्स। अब स्केयर मैट्रिक्स है तो रो कॉलम क्या होंगे, 1 by 1 या फिर 2 2 3 3, यानी कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, स्केयर। अब ए आई जे इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस मीन्स यहाँ आप नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आप डाल सकते हैं। अब यहां से देखिए, बी ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब ए जो मैट्रिक्स है वो स्केयर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, सो दैट जो ए का डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, ए आई जे का डिटरमिनेंट। देन डिटरमिनेंट obtained by deleting the row and column in which the element lie। यानी कि जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस भी रो या कॉलम में वो एलिमेंट लाई करता है उसके आमने सामने के हम सारे एलिमेंट छोड़ देते हैं, यानी कि उनको डिलीट करते हैं। बाकी जो 4 एलिमेंट बचते हैं, 3 by 3 ऑर्डर की बात कर रहा हूं, उनको हम लिखते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। इज कॉल्ड माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। अब उसी को क्या बोला जाता है, उस एलिमेंट का माइनर बोला जाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम आई जे। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम आई जे से। आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को। अब इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में थोड़ा जल्दी समझ में आएगा आपको। अब लेट सपोज एक कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, पहले 3 by 3 की ले लेते हैं। 1 2 3 0 1 2 3 4 2। लेट सपोज ये कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे, डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखोगे। अब हमसे वैल्यू पूछी गई, फाइंड द माइनर, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट A11, यानी कि A11 एलिमेंट का आप माइनर फाइंड आउट कीजिए। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनर को डिनोट करने के लिए जो सिंबल बताया था कैपिटल M11, इसकी हमें वैल्यू निकालनी। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो एलिमेंट है इसके जो सामने के रो और कॉलम है, जैसे 1 1 लिखा है तो ये एलिमेंट होगा, इसके सामने के जो भी रो में एलिमेंट होगा इसको हम स्किप करेंगे और इसी तरह कॉलम वाले एलिमेंट को भी स्किप करेंगे। अब M11 का माइनर क्या होगा, ये जो 4 एलिमेंट बचे हैं इनकी वैल्यू हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 2 4 2, इस टाइप से। अब इसको डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, 2 1 जा 2 -4 2 जा 8, यानी कि वैल्यू क्या आई, -6। यानी कि जो A11 एलिमेंट है उसका माइनर M11 किसके इक्वल होगा, -6 के। इसी तरह किसी अदर एलिमेंट का भी आप माइनर निकाल सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ बात कर रहा हूँ M22 की, पहले डायगोनल का निकाल लेते हैं माइनर M22। M22 कौन सा एलिमेंट है, यानी कि A22 के सामने के हमने रो और कॉलम के जो एलिमेंट है उसको छोड़ देना है। ये एक 2 2 है। अब इसके हमने सामने के एलिमेंट हमने डिलीट कर दिए। अब वैल्यू क्या बची, 1 3 3 2, 1 3 और यहाँ है 3 2, इस टाइप से। अब इसको आप सोल्व करोगे, 2 -3 × 3 9, तो वैल्यू क्या आई, -7। तो M22 की वैल्यू क्या आई, -7। यही क्या है, माइनर है एक 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए। अगर लेट सपोज यही मैट्रिक्स है जो 2 by 2 ऑर्डर की हो, अब आप देख रहे होंगे कि वहां हम इसको स्किप कैसे करेंगे, ऑर्डर 2 by 2 है तो हम एक और मैट्रिक्स है जूम कर लेते हैं। मान लिया कोई मैट्रिक्स है, वो मैंने लिखा है 1 2 3 4 और आपसे बोला जा रहा है फाइंड M11, यानी कि M11 यानी कि माइनर फाइंड आउट करें कौन से एलिमेंट का, A11 का। तो हम इसमें क्या करेंगे, A11 एलिमेंट है, अब इसके सामने जो भी रो में एलिमेंट है उसको छोड़ देते हैं, जो कॉलम में एलिमेंट है उसको छोड़ देते हैं। अब वैल्यू क्या बची, ओनली 4, यानी कि एक ही एलिमेंट है तो इसका माइनर क्या होगा,
4 होगा। इसी तरह अगर आपसे माइनर पूछा जाए A12 का, अब A12 क्या है 2, 2 के सामने वाले छोड़ दो, नीचे वाले छोड़ दो, तो वैल्यू क्या बची 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। इस टाइप से आप 2/2 ऑर्डर के लिए भी माइनर निकाल सकते हो, 3/3 के लिए भी माइनर निकाल सकते हो। ये था आपका माइनर का कंसेप्ट जो मैंने विद एग्जांपल आपको बताया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी आपको ना समझ में आए तो वीडियो पॉज कीजिए, बैक जाइए और इसको दोबारा से फिर देखिए कि आपको कौन से पॉइंट है जो बताए गए हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर। उसके बाद देखिए कोफैक्टर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप, बिल्कुल इजी है जैसे कि आपने माइनर पढ़ा था। कोफैक्टर में देखिए लेट ए बी यानी कि ए आई जे बी ए स्केयर मैट्रिक्स, जैसा कि हमने माइनर में पढ़ा था कि कोई स्केयर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर n हो और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो ए आई जे का डिटरमिनेंट। ये पहले डेफिनेशन में भी हम लिख चुके हैं। उसके बाद देखिए देन कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के आपको कोफैक्टर निकालने हैं ए आई जे, मान लेते हैं वो एलिमेंट क्या है ए आई जे, इन ए उस मैट्रिक्स ए के अंदर इज द माइनर ऑफ ए आई जे, वो क्या होगा माइनर ऑफ ए आई जे विद साइन -1 की पावर आई प्लस जे, यानी कि वो जो कोफैक्टर होगा उसको हम कैसे निकालेंगे किसी एलिमेंट के लिए, उसी एलिमेंट का हम माइनर निकालेंगे और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे -1 की पावर आई प्लस जे। आई और जे किसको डिनोट करता है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे, यानी कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज कैपिटल ए आई जे, इस टाइप से। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। लेट अस सपोज ये कोई मैट्रिक्स है ए, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4, और आपसे बोला जाए फाइंड कोफैक्टर्स। अब हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं ऑफ ईच एलिमेंट, ऑफ ईच एलिमेंट। अब यहां प्रत्येक एलिमेंट के हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो ए आई जे यानी कि A11, तो A11 कैपिटल A11 की वैल्यू क्या होगी -1 की पावर आई प्लस जे, और इनटू में क्या होगा M11। अब आई और जे की जगह हम क्या रखेंगे 1 1, तो यहां वैल्यू क्या हुई 1 + 1, यानी कि ये 2 हो गया -1 की पावर 2 क्या हो गया +1। तो जो A11 की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी M11 के, यानी कि माइनर ऑफ A11 एलिमेंट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली थी, इसके सामने के रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ दीजिए तो वैल्यू क्या आई 4। तो कैपिटल A11 यानी कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 की वैल्यू क्या आई 4। इसी तरह अगर आप A12 निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 3, और इनटू में क्या करेंगे M12। अब -1 की पावर 3 क्या हो गया -1, M12 माइनर निकालना है 1 2 एलिमेंट का। अब 1 2 एलिमेंट कौन सा है 2, इसके आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए तो वैल्यू क्या आई 3, तो यहाँ 3। अब 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो क्या आएगा -3, यानी कि A12 की वैल्यू हमने क्या निकाली -3। इसी तरह आप A21 की वैल्यू निकाल सकते हैं, A22 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैपिटल A21 A22 सेम एज इट इज। अब 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में करो। अब वहां क्या करना होता है, हमने जो रो और कॉलम है जिसपे वो एलिमेंट लाई करता है उसके एलिमेंट को डिलीट करके जो बाकी चारों एलिमेंट है उनका हम क्या निकालते हैं डिटरमिनेंट। इसी तरह उसके साथ भी कौन सा साइन यूज करोगे -1 की पावर आई प्लस जे। तो ये था कोफैक्टर, बिल्कुल इजी से टॉपिक है, माइनर भी कोफैक्टर भी। अब हम पढ़ते हैं सारस डायग्राम के एक्चुअल में सारस डायग्राम है क्या। अब सारस डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप डिटरमिनेंट निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं। जैसे 10th क्लास में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कभी आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा गया कि आया कहां से, कि हमने एलिमिनेशन मेथड से कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे गए। सिर्फ ये याद करने का तरीका हो जाता है कि हम डिटरमिनेंट को ऐसे निकालते हैं, ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक हमें याद रहें। आइए अब हम डिस्कस करते हैं सारस डायग्राम। उसके बाद देखिए सारस डायग्राम। सारस डायग्राम है क्या, बिल्कुल इजी सा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक याद करने का तरीका है कि हमने डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व किया था। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैं डायग्राम का ये जो सारस डायग्राम मैं बोर्ड पे बना चुका हूँ। अब इसमें देखिए मैंने डायग्राम कैसे बनाया मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में जो आपकी फर्स्ट रो है उसमें आप क्या लिखोगे A1 B1 C1 A1 B1 यानी कि A B C A B। अब इसी तरह इनको तीनों रो में लिख लोगे A B C A B A B C A B।
अब फर्स्ट रो है तो सभी के साथ आपने 1 1 लगा देना है, सेकंड रो है तो सभी के साथ आप 2 2 लगाएंगे, थर्ड रो है तो सभी के साथ आप 3 3 3 लगाएंगे। अब उसके बाद देखिए, अब यानी ये जो लेफ्ट साइड में ऊपर मैंने क्या लिखा है, 3 नेगेटिव साइन है और नीचे मैंने क्या लिखे हैं, 3 पॉजिटिव साइन से। ये सिर्फ याद करने का तरीका है कि इस डायग्राम को हम कैसे याद करते हैं। अब यहां से देखिए, मैंने यहाँ एक फिक्स लाइनें लगाई हैं, जैसे A1 B2 C3 स्ट्रेट लाइन है, इसी तरह सेम एज इट इज, ये इसी तरह सेम एज इट इज, यानी कि जो प्लस पे एंड होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन है, 1 2 3, ये डॉटेड लाइन है। ऊपर जाके ये किस पे एंड होती है, माइनस साइन पे, तीनों क्या है, माइनस साइन। और ये जो ये स्ट्रेट लाइन है ये किस पे एंड होती है, प्लस साइन पे। तो जो इनका डिटरमिनेंट होगा देन डेल, यानी कि डिटरमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं, डेल से। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में जो 3/3 ऑर्डर की है, आप इस टाइप से सारस डायग्राम की हेल्प से भी आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा लिखा गया कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ सारस डायग्राम, तब आप इसका यूज करोगे, अदरवाइज नहीं। अगर सिंपली ये लिखा है फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, तब आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं, इजीली आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां से देखें, जो पॉजिटिव वैल्यू हमको हम पहले लिख लेते हैं, A1 B2 C3, यानी कि आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, A1 B2 C3, साइन इसका पॉजिटिव रहेगा। जो नेक्स्ट वैल्यू है उसका भी साइन क्या है, पॉजिटिव, B1 C2 A3, B1 C2 A3। नेक्स्ट वैल्यू है उसका भी साइन पॉजिटिव है, C1 A2 B3, C1 A2 B3। अब पॉजिटिव वैल्यू हम लिख चुके हैं, अब हम नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, साइन क्या है, नेगेटिव, तो माइनस में A3 B2 C1, A3 B2 C1। उसके बाद फिर माइनस साइन है, B3 C2 A1, B3 C2 A1। एक और रहता है लास्ट, C3 A2 B1, ये भी क्या है, नेगेटिव, C3, यहां से था C3 A2 B1, A2 B1। अब यहां से देखिए, 3 जो टर्म है वो पॉजिटिव है, जो लास्ट 3 टर्म है वो नेगेटिव है। अब दोनों में से देखिए, अब ये टर्म है जो फर्स्ट, इसमें आपको क्या दिख रहा है, A1 दिख रहा है। अब इसके अलावा कौन सी टर्म में A1 है, फिफ्थ टर्म में। अब दोनों में से आप A1 कॉमन ले सकते हैं। अब यहां से वैल्यू क्या बचेगी, B2 C3, और यहां से वैल्यू क्या बचेगी, माइनस में B3 C2। उसके बाद देखिए, B1 किन दो में कॉमन है, ये सेकंड में B1 है। अब इसको हम कर चुके हैं, इसको सर्कल लगा देते हैं इसके ऊपर ताकि आपको याद रहे। अब यहां से देखिए, यहाँ पे B1 है और B1 लास्ट में भी है। अब इसमें हम प्लस B1 की जगह माइनस B1 कॉमन लेते हैं। अब अगर आप माइनस B1 लोगे तो ये वैल्यू तो क्या आएगी, नेगेटिव, और ये जो लास्ट टर्म है ये क्या आएगी, पॉजिटिव। यानी कि इसको हम लिखेंगे C3A2, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और माइनस में C2A3। अब यहां नेगेटिव B1 कॉमन लिया आपने, मैंने पहले भी बताया था, इस एलिमेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव। उसके बाद देखिए, इन दो टर्मों को भी हम सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद ये दो टर्म रहेगी, इनमें से हम क्या कॉमन लेंगे, प्लस C1। अब यहां से वैल्यू क्या आई, A2 B3 माइनस A3 B2, यानी कि इस ये भी किसकी फॉर्म है, डिटरमिनेंट की। जो मैंने 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट जब आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में, यही वैल्यू वहां से निकल के आई थी। अब उसी वैल्यू को डायरेक्ट आपको याद करने का डायग्राम क्या मिला, सारस डायग्राम, यानी कि इसको आप अपनी कॉपी पे बनाएं और डायरेक्ट आप यहाँ वैल्यू पुट करें, A1 B1 C1 सभी की वैल्यूज पुट करके आप क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा आप तभी करोगे जब क्वेश्चन में ये लिखा हो कि आप सारस डायग्राम की हेल्प से डिटरमिनेंट निकालें। अदरवाइज आप सिंपली भी कर सकते हैं। अब मैंने दो मेथड बता दिए, एक तो सारस डायग्राम से आप डिटरमिनेंट निकालते हो, और एक आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालते हो, एक्सपेंड करते हो किसी भी मैट्रिक्स को, रो 1 से, रो 2 से, रो 3 से, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी कि किसी से भी हम एक्सपेंड करके उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। लेकिन यहाँ सारस डायग्राम किससे एक्सपेंड कर रहा है, A1 B1 C1, जो किस में प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में। तो ये था सारस डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप इसको रफ कर देते हैं, बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है, मैं आपको जल्दी करवा देता हूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स एक लाइन की डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी गई है। अब तक देखिए, जो भी आपने डिटरमिनेंट निकाले हैं उनकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आई होगी, या फिर नेगेटिव आई होगी, या फिर जीरो आई होगी। अब उसके बाद देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स।
सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या लिखोगे? व्हेन द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, then the matrix is known as singular matrix। अब हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। किस कंडीशन पे? अगर ए का डिटरमिनेंट, कोई मैट्रिक्स है ए, 0 के इक्वल आ जाते हैं, तो दिस मीन्स वो ए मैट्रिक्स है, वो किस टाइप की मैट्रिक्स होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब इसमें इसी डेफिनेशन से मैं कवर करवा देता हूं। अगर किसी भी गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो, यानी कि वो या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए जरूरी क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। वो है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर स्केयर होना जरूरी है। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? स्केयर हो, तभी हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब उसके बाद देखिए 4.1 के जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए जो एक्सरसाइज 4.1 थी उसका 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन रहता था, वो आप इंट्रोडक्शन की हेल्प से खुद भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक पार्ट दोनों का करवा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि आप इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस मैट्रिक्स व्हेन दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कब? जब ये मैट्रिक्स क्या हो? सिंगुलर मैट्रिक्स। हम लेट अस सपोज इस मैट्रिक्स को क्या कंसीडर कर लेते हैं? ए, कि ये कोई ए मैट्रिक्स है। हम लिखेंगे इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, देन जो ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0। अब ए का डिटरमिनेंट, इसको हम सोल्व करेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1, 2 और 4। अब यहां से डिटरमिनेंट सोल्व कर लीजिए। 4 की मल्टीप्लाई 5 माइनस एक्स के साथ करोगे, उसके बाद माइनस में 2 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 के साथ करोगे। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं? ए डिटरमिनेंट की। तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2। अब यह 20 माइनस 2 18 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6x, यानी कि ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू है। लेकिन हमें ए का डिटरमिनेंट क्या गिवन है? 0। अब यहां से हम क्या लिखेंगे? 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। अब माइनस 6x, अब 18 लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेके जाओगे तो माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों तरफ आप अगर 6 से डिवाइड करते हो तो x की वैल्यू क्या आई? 3। यानी कि इस टाइप से आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हो 3rd क्वेश्चन के सभी पार्ट्स के अंदर। उसके बाद 4th क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी और उसके आपने माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। माइनर और कोफैक्टर निकालने में आपको सिखा चुका हूं, तो इसी क्वेश्चन के हम माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट आप खुद से करोगे। अब इसमें देखिए, इसी मैट्रिक्स से अगर आपसे M11 की वैल्यू पूछी गई हो, M11 यानी कि माइनर ऑफ एलिमेंट A11, अब उसमें आप क्या करोगे? अब पहले तो आप जैसे x की जगह हम 3 पुट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में बनेगी, यानी कि 5 माइनस 3 यहाँ क्या हो जाएगा? 2, और 3 प्लस 1 4, और ये 2 ये 4, इस टाइप से। ठीक है, अब हम M11 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। A11 एलिमेंट कौन सा है? 2। इसके आमने सामने के सारे एलिमेंट डिलीट कर दीजिए तो वैल्यू क्या बची? 4। तो M11 की वैल्यू 4। उसके बाद M12 की वैल्यू क्या आएगी? M12, A12 एलिमेंट कौन सा है? 4। आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए तो वैल्यू क्या आई? 2। इसी तरह आप M13 निकालेंगे, और सॉरी 13 नहीं, ऑर्डर क्या है? M21 और M22 दोनों की वैल्यू आप खुद से निकालेंगे। उसके बाद आपने कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर में इजीली मैंने आपको क्या बताया था, बस माइनर को आप -1 की पावर i प्लस j के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो किस में चेंज हो जाता है? कोफैक्टर में। यही कोफैक्टर की डेफिनेशन है।
तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर चुके हैं विद इंट्रोडक्शन, उसके कुछ मैंने एग्जांपल आपको करवाए हैं और कंप्लीट एक्सरसाइज। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। काफी अच्छे लेवल की एक्सरसाइज है, बिल्कुल आपका लेवल भी अप होगा कि आगे लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चनों का। जैसे कि आपने थर्ड चैप्टर में देखा था, आपको लग रहा था कि काफी इजी से है, वीडियो को स्किप कर देते थे कि सर भाई ये तो हम इंट्रोडक्शन वैसे ही बुक में से पढ़ के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन फोर्थ चैप्टर में ऐसा नहीं है। अब जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फोर्थ चैप्टर का। काफी अच्छे से करें आप, और इनका लेवल भी अच्छा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। अब आप सोल्व करोगे तो हर एक क्वेश्चन में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो 4.2 के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन को, तभी हमें वो क्वेश्चन पकड़ में आएंगे कि ये क्वेश्चन होते कैसे हैं, कैसे हम इनमें ऑपरेशंस लगाते हैं। अब आपके जो सिलेबस का लेवल है वो अप होता जा रहा है, तो आप रेगुलरली वीडियोस देखते रहें कि आपको क्या क्या करवाया जा रहा है। हम 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू।